गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में लिखित पाठ नीलकंठ उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इसके कठिन शब्दों को साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखते रहें और समझते रहें। तो उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने के लिए कहा। यानी कि महादेवी वर्मा अपने घर में आए किसी मेहमान को छोड़कर रेलवे स्टेशन पर उसको छोड़कर वापस आ रही थी, तो उसके मन में चिड़िया और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ यानी कि जो चिड़िया वाले जो पक्षियों को बेचने का काम करते हैं और उसकी दुकान है, बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़िया मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है, एक मोर है और एक मोरनी है। यानी कि चिड़िया मार शंकरगढ़ से 2 मोर के बच्चे लाया है, जिनमें एक मोर है और एक मोरनी है, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। लोगों का कहना है कि मोर के पंजों से दवा बनाई जाती है। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं, चिड़ियों को कैसे दूं। टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोज़गार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। भी जो उसका रोज़गार है, जो कार्य काम करता है, वो ऐसा ही है जिसमें पक्षियों को पकड़ना है, मारना है आदि, इस प्रकार की वो बातें करता है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोकते वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा यानी कि पिंजरा इतना संकीर्ण मतलब इतना छोटा, मतलब कि जिसमें ज़्यादा जगह नहीं होती है। वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मतलब वो पिंजरा बहुत छोटा था, जिसमें वो बंद किए हुए थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। यानी कि जो बड़े मियाँ, जो वो व्यक्ति था चिड़िया बेचने वाला, वो उसका बोलना बंद नहीं हुआ था, वो ऐसे ही बातें करता रहा था। ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। भी उसके जो मोर और मोरनी है ना, उसको जो बेच के गया है, उसके उसने 30 रुपये दिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोचो तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तो इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। भी आपसे जो वादा किया था कि मोर या मोरनी के बच्चे आएंगे तो आपको ज़रूर दूंगा, तो आपका ख्याल आया तो मैंने उसको इतनी रकम दे दी। अब आप जो मुनासिब समझे, जो आपको ठीक लगे।
अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा यानी कि पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया हो। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया हो। भी जब दोनों पक्षी पिंजरे में छटपटा रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो कि जो पिंजरा है उसमें ही जान आ गई हो। कदाचित अनेक बार ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्लभता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई, यानी उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो गया। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। उनके पास एक रद्दी कागजों की टोकरी थी, तो वो मोर और मोरनी उस टोकरी में रहने लगे। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। यानी कि दिन में वो इधर उधर रहते थे, लेकिन रात को फिर वो रद्दी की टोकरी में आ जाते। फिर आश्वत हो जाने पर कभी मेरी मेज़ पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। आविर्भूत यानी कि वो खेलने लगे, कभी वो कुर्सी पर बैठ जाते, कभी मेज़ पर बैठ जाते। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा यानी कि बिल्ली का नाम है, वो उनको इन नए आगंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता है यह अनुमान करना ठीक नहीं है। यानी कि बिल्ली, उसका नाम चित्रा है, अगर उसको ये पता चल जाता कि घर में 2 नए मेहमान आए हैं तो वो उनको नुकसान पहुंचा सकती थी। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अंधकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में अरे गहरे मेरी मेज़ को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जारी के लिए आशाई ही कही जाएगी। कहने का क्या भाव है कि जो बिल्ली है वो लेखिका की मेज़ कुर्सी पर ज़्यादा रहती थी, अगर उसकी जगह कोई और पक्षी ले तो उस बिल्ली को सहन नहीं होगा। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाइयों से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। लेखिका को जब लगा कि उसके कमरे में ज़्यादा पक्षी हो गए, तो उसने चिड़िया के दोनों बच्चों को या चिड़ियों को पकड़कर जाली के एक बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवे आगंतुक ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लेकिन कहते हैं जिस प्रकार एक दुल्हन किसी परिवार में जाती है और वहाँ पर कौतूहल यानी कि चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है, उसी तरह इन दोनों मोर मोरनियों ने भी उसके कमरे में, उसके घर में इस प्रकार की खुशी को चारों तरफ फैलाया हुआ था। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े
और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरुकों की रागिनी आलापने लगे। वे जो कबूतर थे उनको देखकर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूमकर गुटरुकों की रागिनी आलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया हो, मतलब कि भूचाल यानी कि तूफान। भी उस दिन चिड़ियाघर में कोई नया तूफान आ गया जिसकी वजह से चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ है। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही कर्मशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। भी दोनों मोर के बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प ऐसे ही बदल रहा था जैसे इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। भी जो मोर की कलगी थी वो सघन यानी कि ज़्यादा लंबी और उस पर बाल ज़्यादा आ गए थे, ऊंची हो गई थी, चमकीली हो गई थी। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई थी। जो मोर की चोंच है वो पैनी हो गई थी। गोल आँखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। आँखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। भी आँखें भी इंद्र की, जैसे इंद्र की पत्नी की आँखें हैं ना, इस प्रकार वो चमकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप शाही तरंगे उठने गिरने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा यानी कि जो नीलकंठ है ना, उसकी गर्दन जो वो बड़ी लंबी हो गई थी। भंगिमा यानी कि मोर की जो विशेषताएं हैं वो धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी, यानी कि वो उसकी खास विशेषता थी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगी। पूँछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीपित हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप चाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। सहचारिणी जैसे एक पति और पत्नी होते हैं, क्योंकि वे दोनों मोर के जोड़े हैं, मोर और मोरनी के। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, यानी कि उसकी जो गर्दन है वो नीली थी, जिसके कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। इन दोनों मोर और मोरनी के नाम नीलकंठ और राधा, यानी कि मोर का नाम नीलकंठ जो कि इस पाठ का नाम भी है और मोरनी का नाम है राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़िया घर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना इकट्ठी करके उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता था और घूम घूम कर मानव सबकी रखवाली करता रहता था। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसको दंड देता था। यानी कि नीलकंठ चिड़ियाघर में सभी जीव जंतुओं का सेनापति बन गया था और जहाँ पर दाना पानी मिलता था वो सबको इकट्ठा करके ले जाता था। जो पक्षी या जानवर कोई गड़बड़ करता था तो वो उसको अपनी लंबी चोंच से दंड देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब
तक वे आर्त करंदर न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। आर्त करंदर उनकी गर्दन से पकड़कर उनको कान से पकड़कर ऊपर उठाए रखता था। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णभेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुअल सा खेलते रहते। ऐसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निगल सकता था किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौंकने कानों ने उस मंद स्वर की व्यवस्था पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। आज हम इस पाठ को बस इतना ही पढ़ेंगे, कल इस पाठ को पूरा पढ़ा जाएगा। ओके, धन्यवाद।